अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट एंड योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बायोडाइवर्सिटी पे स्टडी कर रहे थे और उसके अंदर स्टडी करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम देख रहे थे कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो आपकी बायोडाइवर्सिटी को ख़राब कर रहे हैं, और उसमें आज जो सेकेंड स्टेप है वो हम देखेंगे, जो कि था डिफॉरेस्टेशन का। सबसे पहले आप लोग इसके लिटरल मीनिंग देखो कि डिफॉरेस्टेशन से मुराद क्या है। डी का मतलब होता है नोट और फॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट का खात्मा। सो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन से मुराद होता है कि आपके कुछ ऐसे वेज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर रही हैं, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कौन कौन से कॉजेज होते हैं। कि आप लोगों ने कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स बनानी है तब आप लोग अपने फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ पे कॉलोनीज बनानी है तब आप लोग अपने फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हो। आप लोगों को वुड्स चाहिए तब अपने फ्रेट्स को खत्म कर रहे हो। आप लोगों ने पेपर बनाना है, पेपर पल्प बनाना है, तो आप लोग अपना सारा जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर रहे हो, जिसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। और जो आपका ये फॉरेस्ट का लैंड है, आपको पता है कि सिर्फ आपके वहाँ पर एनिमल्स नहीं बल्कि लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स के वास्ट बायोडाइवर्सिटी का एक होम है, ठीक है। वहाँ पर वास्ट बायोडाइवर्सिटी जो होती है एनिमल्स की वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पर जो फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है वो रिड्यूस कर जाती है। अब इसके कुछ कॉजेज हैं। किस तरह? वो कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन एक स्लो प्रोसेस भी हो सकता है और एक सडन क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। मींस कि स्लो प्रोसेस के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर कटिंग कर रहे हो फॉरेस्ट की, कि आप लोगों को वुड चाहिए, ठीक है, पेपर चाहिए, टिम्बर चाहिए, डिफरेंट वेज के लिए आप लोग वहाँ पर कर रहे हो। और सडन और कैटास्ट्रोफिक के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों के फॉरेस्ट के अंदर आग लगे, क्योंकि आप लोगों को पता है, देखिए आप लोग ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट देखो तो वहाँ पर अक्सर आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि वहाँ पर जो ट्रीज है उनके दरमियान इतना डिस्टेंस कम है, ठीक है। और जब वो आपस में टकराते हैं, आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होती है और वहाँ पर फायर जो होती है वो ओरिजिनेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दरख्त जो होते हैं वो जल जाते हैं। तो कहते हैं कोई भी एक चैलेंज आ सकता है जिसकी वजह से आपका जो फॉरेस्ट लैंड है वो डिफॉरेस्टेशन लैंड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि आपके पास जो डिफॉरेस्टेड लैंड है ये किस तरह आपकी बायोडाइवर्सिटी को, किस तरह आपकी इन्वायरमेंट को, किस तरह आपके एटमॉस्फेयर को इफेक्ट कर रहा है। बच्चों देखो, आप लोग को पता है कि जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो काफ़ी हाइट होते हैं, ठीक है। उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। सेम जैसे उनकी ग्रोथ अपवर्ड हो रही होती है, सेम उनकी ग्रोथ जो होती है वो डाउनवर्ड भी हो सकती है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। आपको पता होगा जब भी आप लोग ट्री देखो तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। तो आप लोगों को उनको पानी ना भी दो तब भी उनको पता चलाता है रूट्स को कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है और जाके अपना पानी, जो अपने फूड, जो मिनरल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो क्या होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं। अब देखें, जब उनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं, जो सोइल होती है, आप लोग सपोज अगर कभी आप लोगों ने पोटैटोज या फिर आप लोगों ने रेडिश या गाजरें या ये सब चीज़ें जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं, इनको अगर आप लोगों ने बाहर निकाला होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके साथ कुछ मिट्टी जो होती है रूट्स के साथ वो चिमटी होती है, ठीक है, वो साथ स्ट्रक होती है। सेम इसी तरह जब आप लोग ट्रीज को या किसी को भी चीज़ उखाड़ते हो तो जो सोइल होती है वो क्या कहती है, उस रूट्स के साथ अटैच होती है। तो ये जो सोइल होती है ये प्रिवेंट करती है किसी से, जब भी कोई फ्लड वगैरह आता है उससे प्रिवेंट करती है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जो सोइल होती है वो रूट्स के साथ स्टक हो जाती है, ठीक है, उसके साथ चिमटी होती है। अब उसको इतनी जल्दी वॉश आउट नहीं किया जा सकता। अगर तो वहां पर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा कि अल्टीमेटली फ्लो आएगा पानी का और वो सारी की सारी को सोइल को बहा ले जाएगा, जिसकी वजह से जो सोइल का कंटेंट होता है आपके रिवर्स के अंदर, सीज के अंदर, वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। आपकी कैनाल्स के अंदर इसका सोइल का कंटेंट इंक्रीज कर जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, मैं बता रही हूँ कि किस तरह जो सोइल, जो रूट्स होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं कि सोइल ओरिजिन ना हो। इस प्रोसेस को सोइल ओरिजिन कहा जाता है। किस तरह? क्योंकि जो रूट्स होती हैं ट्रीज की वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है। जैसे जैसे वो नीचे जाती हैं तो उसके इर्द गिर्द वो क्या करती हैं, वो सोइल को भी अपने साथ कंबाइन कर लेती हैं, मीन्स उसको अपने साथ जोड़ लेती हैं, उनके साथ स्टक हो जाती हैं। अब देखें, अब वो इतनी स्ट्रॉन्गली स्टॉक होती हैं कि उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग सपोज जनरली एग्जांपल देखो, जब आप लोग पोटैटो जमीन से निकालते हो तो आप लोगों को डबल फोर्स लगानी पड़ती है उसको निकालने के लिए। मूली निकालते हो आप लोग जब जमीन से तो उसके लिए भी आपको सोर्स लगाना पड़ता है। अब इतने बड़े बड़े ट्रीज को जब आप लोग जमीन से उखाड़ोगे तो आप लोगों को मच फोर्स चाहिए होगी, इसलिए क्रेन्स वगैरह होती हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज को कट करते हैं। अब ये जो सोइल जो होती है ये इसके रूट्स के साथ अटैच होती है, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। पहली बात ये कि जब अगर हैवी
भी रेनफॉल आती है तो क्या होता है कि सोयल जो होती है वो इतनी जल्दी बहती नहीं है, सिर्फ जो अपर साइड वाली सोयल होती है, जो ऊपर सोयल होती है वो सिर्फ बहती है। लेकिन अगर वहां पर ट्रीज नहीं होंगे, ठीक है, जब ट्रीज नहीं होंगे वहां पर क्या होगा, सोयल जो होगी वो वैसे पड़ी होगी, वहां पर ट्रीज ही नहीं है, सोयल वैसी बिखरी होगी। तो जैसे अब फ्लड आएगा तो वो सारी की सारी सोयल को अपने साथ ले जाएगा, और यही सोयल जब ये रिवर्स या फिर डैम्स में जाएगी तो क्या होगा, वो जाके अपने रिवर्स और डैम्स के अंदर बैठ जाएगी, और जिसकी वजह से आपका वाटर कंटेंट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। वाटर कंटेंट उसके अंदर ज्यादा जाहिर बात है। अब एक चीज जिसके अंदर सपोज आप लोग जनरली एग्जांपल देख लो कि आप लोग एक ग्लास लो, ग्लास के अंदर आप लोग थोड़ी सी मिट्टी डालो और उसके अंदर पानी डालो, तो क्या होगा कि उस सोयल की ब्लॉकेज की वजह से क्या हो जाएगा, सोयल जहाँ पे पड़ी होगी, मैं जनरली आपको दिखा देती हूँ, ये सोयल है, ठीक है, और ऊपर पानी है, तो क्या होगा कि पानी जो है बाहर आएगा। अगर आप लोग इस सोयल को थोड़ा सा बाहर निकालोगे तो क्या होगा, वाटर लेवल जो होगा वो डिक्रीज कर देगा। सेम इस तरह डैम्स के साथ भी ये होता है, जब वाटर लेवल जो होता है वो इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर फ्लडिंग हो चुकी है, ठीक है, वहां पर सोयल जो होती है वो आ चुकी है, वहां पर इस वजह से वाटर कंटेंट होता है वो इंक्रीज कर दिया, तो ये चीज दोबारा उसको काज करती है, फ्लड को, फ्लड आने की वजह बन जाती है। तो ये बेसिकली सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। एक फैक्टर जो होता है वो दूसरे को किसी ना किस तरह इम्फेसाइज कर रहा है, किसी ना किसी तरह उसको फोर्स कर रहा है कि ये चीज हो। अब आप लोगों को ये भी पता है कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो किस चीज के लिए फायदेमंद होते हैं, आप लोगों को इसके फायदे भी पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट हमें किस तरह फायदे दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ वुड है, बल्ब के सोर्स हैं, ठीक है, उसके बाद टिम्बर का सोर्स है, जो आप लोग सारे अपने घर में चीजें वगैरह देखते हैं वुड की बनी है, सारे के सारे किसके सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे वुड के ही सोर्स हैं जो कि ट्री से हमें मिलती है। उसके अलावा ये रेन का भी एक सोर्स है। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर रेन जो होती है वो ज्यादा होती है, कुछ एरियाज ऐसे जहां पर रेन कम होती है। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके वहां पर ट्रीज की प्रेजेंस के ऊपर। अब डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कितनी कम रेन होती है, बहुत कम, मिलीमीटर्स के अंदर उसकी तादाद होती है, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर इतने फॉरेस्ट है ही नहीं, वहां पर इतने ट्रीज है नहीं। लेकिन अगर आप लोग यही टेम्परेट रीजन के अंदर जाओ या फिर आप ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जाओ, वहां पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर ट्रीज है। ये ट्रीज क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, हवाएं चलाते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है और फिर अल्टीमेटली बारिश होती है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि फॉरेस्ट होते हैं या फिर ट्रीज होते हैं वो नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं। कैसे? ये सारे की सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले जाते हैं, बेशक कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, किसी भी तरह के जो कि आप लोगों की हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, ये सारे के सारे ले जाते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नेसेसरी होती है प्लांट्स के लिए, किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सारी के सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी सराउंडिंग की होती है अपने अंदर ले जाते हैं और हमें फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। आप लोग ये चीज़ फील भी की होगी कि अगर आप लोग किसी ट्रीज वाले एरिया के अंदर जाते हो, ठीक है, या फिर आप लोग जा रहे हो, तो आप लोग क्यों छांव के अंदर बैठ जाते हो, दरख्त की छांव के अंदर, आप लोगों को वहाँ पर ठंड का क्यों एहसास होता है? क्योंकि सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अपने अंदर इनगल्फ कर जाते हैं, ले जाते हैं, जिसकी वजह से एक सूदिंग इफेक्ट जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि जितना आप लोग कोशिश कर सकते हैं प्लांट्स जो हैं वो ट्रीज जो हैं वो उगाओ, ठीक है। आप लोगों के सराउंडिंग्स के अंदर, आप लोगों के घर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि जितने भी सारे के सारे टॉक्सिन्स हैं वो सारे सारे प्लांट्स ऑब्जर्व कर लें और आप लोगों को आगे से वो अच्छी अच्छी जो ऑक्सीजन है वो आप लोगों को प्रोवाइड करें। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रीज होते हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और पाकिस्तान के अंदर क्या है, KPK में स्पेसिफिकली जो कैनोपी फॉरेस्ट है वो 1% पर ईयर की तादाद से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसके बहुत से कारण, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, पाकिस्तान अपनी बायोडाइवर्सिटी को बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि बायोडाइवर्सिटी का जो थ्रेट है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इंडिजिनस स्पीशीज बहुत ज्यादा है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। जब तक आप लोग अपनी ये नेचर जो आप लोगों को चीजें अल्लाह पाक ने प्रोवाइड की है उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन का पार्ट नहीं बन पाओगे, ठीक है। इसके लिए काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करें, हम आगे भी स्टडी करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को न्यू भी बताऊंगी जो आप अब तक काम हुए हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जरूरी है कि इन सब चीजों को मलहूज़े खाता रखा जाए। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो किस हद तक जरूरी है आप लोगों की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए। तो ये था फॉरेस्ट के बारे में। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम स्टडी कर लेते हैं, जो कि है ओवर हंटिंग का। बेसिकली ओवर हंटिंग जो होते हैं ना, ये अमीरों का ही शौक होता है, जो सीधी सी मैं आप लोगों को बात बताती हूँ, ठीक है। ओवर हंटिंग किसी भी कंट्री के अंदर इतनी लीगलाइज नहीं है, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिकली आप लोगों को कार्ड्स बनाने पड़ते हैं, स्पेसिफिकली आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट होता है कि आप लोग कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर भी एक हद तक होता है कि आप लोग इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने एक हद तक हंटिंग करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है।
कुछ लोगों को शिकार जो होता है, शिकार पे जाना पसंद होता है, ठीक है। ये मुगलों के दौर में था कि तब एलीट क्लास जो थी वो जाती थी, और सेम इसी तरह आपके दौर में भी, ठीक है। तो ये ओवर हंटिंग जो है ये भी आप लोगों की बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और सपोज अगर किसी एरिया के अंदर आप लोग डियर का शिकार करने जा रहे हो और वहाँ पर पहले ही ऑलरेडी जो डियर की जो प्रोडक्शन है, वहाँ पर उसकी जो बायोडाइवर्सिटी पॉपुलेशन है वो कम है, और आप वहाँ जाके दोबारा ओवर हंटिंग करें तो आप लोगों के पास क्या बाकी रह जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के एरियाज पे जहाँ पर जो आपके पास बायोडाइवर्सिटी है वो लेसन हो चुकी है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बैन लगाना चाहिए कि आप लोग यहाँ पर ओवर हंटिंग या हंटिंग नहीं कर सकते हो। तो इस तरह बच्चों ओवर हंटिंग जो होती है वो आपकी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाए, जब आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ करने आ जाए, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, हमेशा ध्यान में रखना है कि आप लोग का मेन फोकस ये है कि आप लोग अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपनी सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। अपने आप को भी प्रोटेक्ट करो अपने सराउंडिंग से, और अपनी सराउंडिंग को भी प्रोटेक्ट करो हार्मफुल रेडिएशन से, हार्मफुल सोर्सेज से, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी इलीगल काम आप लोगों ने कभी भी नहीं करना है। तो ये था बेसिकली आप लोगों की बायोडाइवर्सिटी के बारे में। कल हम थोड़े से स्टेप स्टडी करेंगे जिसके लिए उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो बच्चों आज इतना ही। आई होप सो कि लेक्चर आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।